अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जिस तरह इमरान खान के अहले खाना को रिलीफ मिला है, इसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डील की क्यासराइयां शुरू हो गई हैं। और इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान की कुछ रोज से जारी खामोशी ने इन क्यासराइयों को मजीद तकवीत दी है, क्योंकि पिछले कुछ रोज से ना इमरान खान अडियाला जेल में सहाफियों से कोई बातचीत कर रहे हैं और ना ही पार्टी रहनुमाओं की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। अहम बात यह कि एक तरफ तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि सारे मसाइल फैसला कुन एहतजाज से पहले ही हल हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ कुछ रहनुमा इमरान खान की रिहाई के लिए 3 लाख लोगों का मजमा डी चौक पर जमा करने की बात कर रहे हैं। अहम बात यह कि पिछले हफ्ते इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद जेल से रिहा किया गया और इसी के 2 रोज बाद इमरान खान की बहनों को भी रिहाई मिली, जिसके बाद ये खबरें सामने आई कि बुशरा बीबी की जेल से रिहाई में वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने किरदार अदा किया था। इसके अलावा आज तोशाखाना 2 केस में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर करते हुए केस 4 नवंबर यानी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। अहम बात यह कि इन केसेस की समाअत के दौरान इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू और जज से मुकालमा मामूल का अमल था, मगर पिछले 2 रोज से कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है। जियो न्यूज़ के सहाफी शबीर डार ने आज इस बारे में अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इमरान खान 2 दिन से मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कमरा अदालत में सहाफियों से भी 2 दिन से कोई बात नहीं कर रहे, रोस्ट्रम पर जाकर अदालत से भी कोई शिकायत नहीं कर रहे। उनकी बहनें भी 2 दिन से जेल नहीं आ रही हैं। बुशरा बीबी रिहाई के बाद सिर्फ एक दफ़ा पेशी पर आई हैं। यानी इमरान खान की खामोशी को लेकर क्यासराइयां शुरू हो गई हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देने का इरादा भी रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल इस हवाले से कहा है कि इस बार हम फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे और ये बताकर निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, मगर उम्मीद है कि मसाइल इससे पहले ही हल हो जाएंगे। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर एहतजाज की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले मसाइल हल होने की उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं। जबकि आज उन्होंने डी चौक एहतजाज के दौरान पकड़े जाने वाले रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात भी की है और इस मुलाकात में वजीर आला ने जमानत पर रिहा होने वाले रेस्क्यू एहलकारों का जिस तरह इस्तकबाल किया और उनके लिए जिन मराद का ऐलान किया, उस पर वफाकी हुकूमत के रहनुमा सरापा एहतजाज हैं। बहरहाल अब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लंबे अरसे बाद कुछ रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, वहीं आज 24 रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता वकील इंतजार पंजोता से मुतालिक भी अहम खबर सामने आई है, क्योंकि पहले तो हुकूमत इनकी गुमशुदगी से लाताल्लुकी का इजहार करती रही है, मगर आज अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह यकीन दहानी करवा दी कि इमरान खान के वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी के लिए चारों सूबों की पुलिस ने काम तेज कर दिया है और उम्मीद है कि वो 24 घंटों में बाजियाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हुकूमत ने आज सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के इजलास में अक्सरियत राय से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर हामिद खान ने इस फैसले की मुखालफत की है। क्या इमरान खान की खामोशी किसी डील का नतीजा है? इस समेत दीगर मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने। वैसे सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने यह फरमाया कि फैसला कुन एहतजाज होगा इमरान खान की रिहाई के लिए। उन्होंने ये भी कहा लोगों को कि अगर हम वापस ना आए तो फिर हमारे कफन का, हमारे जनाजे का जो है इंतज़ाम कर लीजिएगा, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। और फिर हमने देखा एक दो रोज पहले रऊफ हसन साहब ने भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से अब एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट है, पहले से मामला बेहतर हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है तहरीक इंसाफ की? क्या इमरान खान की रिहाई के लिए दोबारा कोई एहतजाज करेंगे या कोई बातचीत के जरिए मामला हल होने के इम्कान हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि जो हदफ है उस पर अगर नज़र रखी जाए तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बंदा स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन कर सकता है। हदफ तो यही है, टारगेट तो यही है कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए और वो उनको जेल से निकाल कर एक नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ में लाया जाए।
ये उनका जमहूरी और आईनी हक भी है, ये उनका ह्यूमन राइट भी है, इंसानी हक भी है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिससे किसी को कोई खदशा या खतरा लाक हो। अब इस मकसद को हासिल करने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, वो इसी टारगेट के साथ और इसी नीयत के साथ किया जाएगा कि हम इमरान खान साहब को इस जो एक गैर कानूनी और गैर आईनी हिरासत है जेल के अंदर, उससे छुटकारा हासिल करवाएं। उसके लिए एहतजाज भी हमने किया। एहतजाज का आपको पता है एक लंबा तवील सिलसिला था। कई मरतबा केपी से भी अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में कारकुन निकले और इस्लामाबाद की तरफ आए, लाहौर भी गए, पिंडी भी आए। तो ये सिलसिला तो अभी तक जारी है। हमने तो उसका कोई हतमी खात्मे का ऐलान तो नहीं किया। एहतजाज अगर सड़कों पे है तो वो भी जारी है। साथ ही साथ यकीनन राब्ते भी हैं जिन लोगों के साथ भी हम समझते हैं कि वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत को दोबारा से अपनी रास्ते पे गामजन करने गए, तो उनके साथ हमारे राब्ते हैं और हम कौन लोग कोशिश हैं कर और रहे किस हैं कि किस्म के लोग हैं जिनसे राब्ते हैं जमहूरियत बहाल करने के लिए? देखें देखें इस्टेब्लिशमेंट भी है पाकिस्तान में। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम किरदार है तमाम मामलात में। इस्टेब्लिशमेंट के भी लोगों के साथ यकीनन जैसे है, मतलब हम राब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कोई कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है वो एक अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सके। दूसरी तरफ हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो इस वक़्त इस इक़्तिदार में, जिसे हम जेली फॉर्म 47 का इक़्तिदार कहते हैं, उसमें शरीक हैं। तो सबको हमारा पैगाम तो है कि हमारे बैरिस्टर साथ साहब बात पहले करें तो और इमरान खान ये पॉलिटिकल। कहते थे कि जब हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से कोई जवाब वहां से नहीं आता, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि राब्ते हैं तो दूसरी तरफ से भी कोई पैगामात, मुस्बत जवाबात आ रहे हैं। देखें, मैं इसको इस तरह से फ्रेज़ करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कोई एस्टेब्लिश्ड राब्ते हैं कि जिनको हम मतलब जो है इस मकसद के लिए उनसे बात करें। मेरा मतलब एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी के इसका हिस्सा है सिस्टम का। जी। उनके साथ भी अलोंग विद अदर्स हमारी कोशिश है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बने और हम इनको खान साहब को रिहा करें, पार्टी के दीगर रहनुमाओं को रिहा कराएँ। और खान साहब ने खुद बार-बार कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते तैयार हूँ बात जी। करने को, अगर एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ बात करेगी। तो उसी गाइडेंस और उसी उसूल की रोशनी में हम ये समझते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी बातचीत का कोई इम्कान पैदा होता है तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन टारगेट वही होगा। टारगेट जो है कोई डील नहीं होगी, टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की बहाली और जो जमहूरी हुकूक गस्ब किए गए हैं और या जिनको सलब किया गया है, उनकी दोबारा जो है बहाली, ये हमारा टारगेट है। और मेरे ख़्याल में ये एक आईनी और कानूनी मुतालबा है जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जमहूरियत की बहाली, लेकिन साथ साथ जो हदफ है वो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई भी है, तो उसके हवाले से भी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जा रही है? देखें, इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो जमहूरियत की बहाली में एक अहम फैक्टर है। अगर इमरान खान साहब इसी तरह गैर कानूनी हिरासत में होंगे, मैं इसे गैर कानूनी हिरासत इसलिए कहूँगा कि ये जिन बुनियादों पर, जिन केसेस और जिन इल्ज़ामात पे उनको गिरफ्तार किया गया है और जेल में रखा गया है, वो सब बेबुनियाद हैं। उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, और अदालतों ने बार-बार इस सिलसिले में फैसले देकर ये साबित कर दिया है। तो उनकी रिहाई इसी जमहूरी प्रोसेस को दोबारा से पटरी पर डालने की एक जो है वो हिस्सा है। सही। और अगर ये नहीं होगा तो फिर यकीनन मुल्क में सियासी जो एक कशमकश है और और जब इब्तिला आप का कहते हैं दौर कि है एक वो जारी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश है, तो क्या यही अंडरस्टैंडिंग है जिसके नतीजे में फिर बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की हमशीराओं की रिहाई हुई है? देखें शहजाद, आपके सामने है हर चीज़ यार। बुशरा बीबी साहिबा को तो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा किया है। उधर केस था, कई दिन समाअत रहा, कई हफ्ते समाअत रही, और उसके बाद हाई कोर्ट ने एक हतमी फैसला देकर उनको रिहा करने का ऑर्डर किया। जहाँ तक बहनों का ताल्लुक है नहीं, तो दोबारा वो गिरफ्तारी नहीं हुई, मार्च वो आप ठीक कह रहे हैं, दोबारा गिरफ्तारी नहीं हुई ना, जैसे माजी में जी होती रही है। जी, लेकिन उस वक़्त माज़ी में केसेस बनाए गए और केसेस जो हैं वो जो है उनके खिलाफ, उनको इस्तेमाल करके, उनको बेबुनियाद केसेस को इस्तेमाल करके बुशरा बीबी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं को बार-बार अरेस्ट किया गया। लेकिन यकीनन उन केसेस को अदालतों ने बाहर भी फेंका है, उनको खारिज भी किया है, रद्द भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि केसेस बनाने वालों को पता चल गया है कि बेबुनियाद और गैर कानूनी केसेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट ने जब ज़मानत दी तो उसके बाद
कोई और केस नहीं बना और जो पुराने केसेस थे उनमें उनको तकरीबन तमाम में रिलीफ मिल चुका है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कानून के दायरे में रहते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए और जमहूरी इक़्तिदार की बहाली के लिए हम जो है जदोजहद जारी रखे हुए हैं, कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। और उसमें जहाँ भी जो भी पाकिस्तानी इदारे हैं, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो हुकूमती इदारे हैं, चाहे वो दीगर इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उन सब के लिए हमारा मैसेज यही है कि खान साहब को रिहा करें और जमहूरी प्रोसेस को डिरेल ना करवाएं। सही। वैसे साहब लेट द कल कंट्री प्रॉस्पर। अंसार अब्बासी साहब की खबर थी जिसमें आपको भी कोट किया गया था कि गंडापुर साहब ने अपना किरदार अदा किया बुशरा बीबी की रिहाई में। ये किस किस्म का किरदार है और क्या इसके बदले में, ऑब्वियसली जब कोई बातचीत होती है तो गिव एंड टेक होता है, तो अगर बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया है तो फिर गिवन कहां पे किया है, गंडापुर साहब ने या तहरीक इंसाफ ने? देखें, अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है, अंसार अब्बासी साहब ही बेहतर समझते होंगे। मुझे भी यकीनन उन्होंने राब्ता किया था और मैंने उनको अपना कमेंट दिया भी था और वो उन्होंने शायद वहाँ रिफ्लेक्ट भी किया है। लेकिन जो डील, अगर अगर अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट से किसी डील का या किसी मुआहिदे का तासुर गया है तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। नहीं, वो तो नहीं आगे लिखा हुआ है कि उसमें आपने ये तफसील उसकी नहीं थी, लेकिन आपने इतना कहा था कि किरदार अदा किया है गंडापुर साहब ने। तो किरदार, गंडापुर साहब का किरदार, उसी पे ही आ रहा हूँ कि जहां तक किरदार का ताल्लुक है तो आपने देखा है गंडापुर साहब ने जितनी जद्दोजहद की है, इतने एहतजाजों को लीड किया है, खुद पर्सनली ज़ाती तौर पर लीड किया है और हर तरह की तकालीफ उठाई हैं। एक मेच्योर पॉलिटिकल लीडर की तरह उन्होंने इमरान खान साहब की और पार्टी के दीगर रहनुमाओं बशमूल बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के लिए जद्दोजहद की है। तो वो किरदार को तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और मैं समझता हूँ कि वो एक अहम किरदार है जिसके नतीजे में वो तमाम लोग, फैसला करने वाले जिन्होंने खान साहब को या बुशरा बीबी को या दीगर लोगों को रखा हुआ है, अब वो इस बात पर कन्विंस होते नजर आ रहे हैं कि हाँ, हमें बिल आखिर इनको रिहा करना पड़ेगा और जमहूरी अमल को दवाम देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इस तरह से ये मामलात नहीं चलेंगे। और बुशरा बीबी की रिहाई मैं समझता हूँ कि चूंकि अदालती निज़ाम के तहत हुई है और उनको फिर दोबारा से गिरफ्तार ना करने की कोशिश की गई है, तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट गंडापुर साहब की जो एफर्ट्स थी वो जहाँ जहाँ भी उसके नताइज जाने थे तो वो जा चुके हैं। बट अदरवाइज अगर मैं उसको ये कहूँ कि कोई डील है तो डील का मैं यकसर। लेकिन आप अहम बात करें, आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ भी अब ये रियलाइजेशन है कि इमरान खान को, उनकी फैमिली मेंबर्स को मजीद अंदर नहीं रखा जा सकता और इसलिए शायद अब ये सब कुछ जो है हो रहा है। क्योंकि शहजाद साहब, पॉलिटिकल प्रोसेस में आप जब एक खास पॉलिसी इख्तियार करते हैं तो फिर एक वक्त जल्द या बदेर एक मरहला ऐसा आ जाता है जहां आपको एहसास होने लगता है कि आपकी ये पॉलिसी वो नताइज नहीं हासिल कर पा रही जिनके लिए आपने ये एक्शंस लिए थे। तो उसके बाद यकीनन पॉलिसीज में तब्दीली आती है और मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी की रिहाई और उसके अलावा ये जो खान साहब की बहनों की रिहाई और साथ में ये जो हमारे अब कारकुन, आपको पता है कोई 540 तो 2 दिन पहले रिहा हुए हैं। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों ने उनकी जमानतें मंजूर की हैं। उससे पहले पुलिस करती थी कि एक तरफ अदालत जमानत देती थी, वो अदालत से बाहर निकलते तो 4 और मुकदमे जेली FIRs में उनको बंद कर देते थे। तो ये सारी चीजें अब ना होने का मकसद ये है कि शायद पहले जो सख्ती थी वो सख्ती करने वालों को अंदाजा हो गया है कि अब ये सख्ती काम नहीं कर रही, बल्कि इसके उल्टे नेगेटिव असरात आ रहे हैं। सही है। तो और मैं ये इस समझता हूं बात को भी जोड़ना चाहता हूं बैरिस्टर सैयद साहब, क्योंकि आज 2-3 सहाफियों ने जो अडियाला जेल जाते हैं, कवर करते हैं, इमरान खान से गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने आज ये ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर कि 2 दिन से इमरान खान ना सहाफियों की तरफ आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, ना वो रोस्टरम पे जाके जज से कोई शिकवे शिकायत कर रहे हैं, आते हैं चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने भी फिर ये जो आप कह रहे हैं एक पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है, तो इमरान खान ने भी अपनी पॉलिसी तब्दील की है। जो वो सहाफियों से बात करके तनकीद का निशाना बनाते थे स्टैब्लिशमेंट को, इदारों के सरबराह को, वो अब नहीं कर रहे हैं। तो ये भी समझा जाए फिर एक किस्म से दोनों तरफ से जो है अपनी पॉलिसी पे नजरसानी की गई है। देखें, खान साहब तो जो है ना वो तो विक्टिमाइज्ड है ना, वो उनके हवाले से तो अगर देखा जाए तो जो तमाम मजालिम हुए हैं, जो जबर की दास्तान है, इसका महवर और मरकज़ खान साहब ही हैं, उन्हीं पर ये सब कुछ किया गया, आजमाया गया। अब बात यह है कि यकीनन उनका अपना एक किरदार है, लेकिन खान साहब एक आहनी असाब के मालिक हैं। वो यकीनन उन्हें कोई परवाह नहीं है, उनको कोई ये जो सख्तियाँ हुई हैं वो उनको तोड़ नहीं सकी। आज मैं खुद उनसे मिला हूँ
आज भी वो बड़े हाई स्पिरिट्स पे थे, बड़े अच्छे मूड में थे। हम काफ़ी देर बैठे बात करते रहे। और जहाँ तक सहाफ़ियों से बात करने का ताल्लुक है, इसको मैं एक और तरह से इसकी वज़ाहत करूँगा। देखें, सहाफ़ियों से बात करने में शायद खान साहब इसलिए शायद नहीं गए कि अब मसला ये है कि उनकी बातों को भी रोका जाता है। सहाफ़ी इतने दूर बिठाए जाते हैं कि अगर आप बात करना चाहें भी तो मुश्किल से आवाज़ जाती है। अदालत में कोई शोर और चीख-पुकार तो कर नहीं सकता, तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप धीमी आवाज़ में बात करते हैं तो वो सुन नहीं सकते, वो इतना दूर बिठाए गए होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो खान साहब के मैसेज हैं या खान साहब जो बात करते हैं, वो उनकी पार्टी के कारकुन, रहनुमा जो उनसे मिलने आते हैं, उनको बता देते हैं, वो जाके बाहर मीडिया को ब्रीफ कर देते हैं। तो ये हमारा एटलीस्ट पैगाम रसानी यानी मीडिया तक कोई मैसेज पहुँचाना जो है, वो तो हो रहा है, वो तो प्रोसेस वैसे भी सही, चल लेकिन रहा है। मुझे एक बात अब बताना बाकी बैस सैफ सहाफ़ी साहब, अब जब इस तरह के मामलात होंगे कि आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ भी यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी एक पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है, उसी का नतीजा है बुशरा बीबी की रिहाई हो गई, मजीद केसेस नहीं बने, सख्तियां वहां पे कम हो रही हैं, इमरान खान यहाँ पे अब तनकीद नहीं कर रहे, तो फिर आप जितना भी कहें लेकिन डील का तासुर तो जाएगा। जब नवाज शरीफ साहब अंदर थे वो भी यही कहते थे डील नहीं है, फिर हमने देखा अचानक से वो लंदन चले गए। अब ये अगर खामोशी है दोनों तरफ से, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो डील का तासुर तो जाएगा ना, आप जितना भी कहें कि जमहूरियत की बहाली के लिए हम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर देखें बड़ी क्लैरिटी के साथ कहूंगा, देखें मामलात जिस नहज पर इस वक्त हैं, तो मैं नहीं समझता कि डील का तासुर जो है अगर वो जा रहा है तो वो दुरुस्त जा रहा है। मैं समझता हूं कि शायद जिन लोगों के जहन में है कि हम कोई ऐसी बात करें या कोई बुनियाद बनाएं कि खान साहब को डिस्क्रेडिट करने के लिए या पीटीआई को डिस्क्रेडिट करने के लिए डील का तासुर दें, शायद वो हकाइक को नजरअंदाज कर रहे हैं। और हकाइक ये हैं कि जब से खान साहब गए हैं, क्या उन्हें कोई रिलीफ और मिला है? कोई जेल के अंदर उनको कोई रिलीफ दिया गया, नहीं दिया गया? आप जेल के अंदर उन पर उसी तरह की सख्ती है, आपको बता चुके हैं, हम तो हाई कोर्ट में रिट भी कर चुके हैं कि कुछ अर्सा पहले उनको, कुछ दिन पहले उनको जो है वो 5 दिन उनकी बिजली बंद की गई, उनको खाने में प्रॉब्लम रहा, उनको बेआरामी रही, तकलीफ रही, डॉक्टर का एक्सेस नहीं दिया जा रहा था। और 5 अक्टूबर से पहले लेकर अब तक यानी 25-26 अक्टूबर तक उनको किसी से नहीं मिलने दिया गया। उनकी तमाम मुलाकातें, तो क्या खान साहब को तो छोड़े, खान साहब की वजह से जेल के आम कैदियों को भी मुलाकातों से महरूम कर दिया गया था। तो अब इन हालात में डील की बात कहां से आती है? जहां तक बुशरा बीबी की रिहाई का ताल्लुक है, अदालतों ने क्लैरिटी के साथ उनको केस को सुना और उनको बेल तो दी। वैसे सैफ बुशरा साहब, बीबी अगर ये मामलात इस किस्म के हैं तो फिर इसमें एहतजाज कैसे करेंगे आप, और क्यों करेंगे, उसका फिर क्या मकसद होगा? मैं शहजाद जरा पहले अपना एक सिर्फ जुमला दोहराना चाहता हूं आपके पहले सवाल के जवाब में कि देखें ये डील का नतीजा मैं नहीं समझता कि है, ये अंडरस्टैंडिंग शायद दोनों तरफ से हो रही है। शायद जो हमारे मुखालिफिन हैं जिन्होंने हमें इन हालात का शिकार किया है, जिसमें एक मेजर जो फैक्टर है वो शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की हुकूमत है, जिसको जेली मैंडेट दिया गया है। मैं ये समझता हूं कि एक रियलाइजेशन वहां पर अब आ चुकी है कि ये पॉलिसी हमारी फेल हो गई है। इसके नतीजे में ना तो इमरान खान के असाब टूटे हैं, ना ही वो झुका है हमारे सामने, और ना ही उसकी मकबूलियत में कोई कमी आई है, बल्कि मकबूलियत बढ़ती जा रही है। तो ये रियलाइजेशन मैं ये समझता हूं, और अल्लाह करे कि ये रियलाइजेशन इन्हें अल्लाह दे, कि ये शायद उसकी वजह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि इस रियलाइजेशन की वजह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, रियलाइजेशन की वजह से कोई डील नहीं हो रही है, ये है आपका? नहीं हो रही। मैं एग्जैक्टली भाई यही पॉइंट आपने बहुत अच्छे अल्फाज में उसको वो कर दिया, एक्सप्रेस किया है। मैं तो थोड़ा सा अभी भी बिल्कुल। इसमें जो है मतलब बहुत ही बारीक लाइन ही हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है या डील हो रही है? देखें, अंडरस्टैंडिंग अगर आप और मेरे दरमियान कोई लड़ाई है और आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ख्याल आता है कि यार ये लड़ाई अब छोड़ो, इसको नहीं तूल देते, बैठ के बात करते हैं, और मुझे भी हो जाती है, इसको मैं अंडरस्टैंडिंग कहूंगा, इसको मैं डील नहीं कहूंगा। डील वहां होगी जहां आप मुझे कहोगे कि यार 2 कदम आप पीछे हटो तो 2 कदम मैं पीछे हट रहा हूं, वो डील होगी, और वो बाकायदा मुज़ाकरात की टेबल पे होगी। और खान साहब ने बार बार कहा है, और मैंने भी उनके बिहाफ पे बार बार कहा है कि खान साहब डील नहीं करेंगे, लीड करेंगे। और वो इस तरह से लीड करेंगे कि अगर वो किसी से कोई बात भी करेंगे अपने सियासी मुखालिफ से, तो उसको वो बबागे दोहल होगी, वो कुछ छुप के ड्राइंग रूम में यहाँ नहीं पे होगी। आप कह रहे हैं कि अगर बातचीत के जरिए 2-2 कदम पीछे हटे दोनों तरफ से पार्टीज, तो वो डील होगी, लेकिन यहाँ पे बातचीत के बगैर रियलाइजेशन हो गई है कि इस तरह हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो अपने आप जो है दोनों तरफ से पीछे हटने का फैसला हुआ है। फॉर द टाइम बीइंग अगर हुकूमत की तरफ से इकदामात में नरमी आई है, तो मैं ये समझता हूं कि वो उनको ये एहसास हो गया है कि शायद सख्ती से एक मामलात बन नहीं रहे बल्कि मजीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, तो और नहीं भी हुकूमत होगी, को कोई फायदा नहीं। हुकूमत का तो नाम ना ले, क्योंकि अगर आपकी बात में कोई 50-60% भी दुरुस्त है तो हुकूमत तो परेशान ही होगी। वो क्यों चाहेगी इस वक्त ऐसा हो कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई ताल्लुकात बहाल हो?
मैं अब दूसरी तरफ आता हूँ ना। जी जी। मैं इसलिए दूसरी तरफ ये आ रहा हूँ कि जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मैं आपकी इस बात को अब इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के रवैये में अगर आपको कोई नरमी नजर आ रही है तो तहरीक इंसाफ का तो देखें, तहरीक इंसाफ ने तो कभी, मैं नहीं समझता कि हमने कभी सख्ती की है। हमने तो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। क्या मुजाहरा करना कोई सख्ती की अलामत है या कोई जारहियत की अलामत है? हर रोज पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे, तंजीमें, लोग मुजाहरे करते रहते हैं। क्या उसका ये मतलब है कि कोई सही, लेकिन उन्होंने कोई वैसे डंडा साहब उठा साहब के जो है इस मुजाहरों के हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा था। अब ये जो आपने भी जिक्र किया कि अटक जेल में जो रखा हुआ था जो रेस्क्यू ऑफिसर्स, उनको भी रिहा कर दिया है। रेस्क्यू एहलकारों का जिस तरीके से इस्तकबाल किया वजीर आला ने, फूलों से उनका इस्तकबाल हुआ, फिर उनको मराते दी गई, उनको 1 स्टेप प्रमोशन दिया गया, 1 महीने की तनख्वाह दी गई, ये सब कुछ जब आपने किया है तो इसका मतलब ये सारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये शामिल थे जब आप वफाक की तरफ चढ़ाई कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से तर्जुमान ये कहते रहे कि आपने स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया वफाक की चढ़ाई के लिए। उस वक्त आप लोगों का मौक़िफ़ था कि नहीं देखें ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आए थे। अगर पर्सनल कैपेसिटी में आए थे तो उनको नवाजा क्यों जा रहा है फिर? पहली बात तो यह है कि मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि हमने वफाक पे चढ़ाई की है। वफाक पे हमने कोई चढ़ाई नहीं की। हमने वफाक के अंदर जो हुकूमत है जिसने वफाक के जो नुमाइंदगी कर रही है, हम समझते हैं कि वो जेली हुकूमत है, वो उनका मैंडेट नहीं है, और हमने उनके खिलाफ अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज किया है। और एहतजाज करने में और चढ़ाई में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और इस फ़र्क को मेरे ख्याल में हमें अपनी डिस्कशन में मलहूज़ खातिर रखना चाहिए ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंचे। दूसरी बात, जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है, पाकिस्तानी शहरी हैं, चाहे वो किसी इदारे का मुलाजिम है, चाहे वो कोई आम शहरी है, लेकिन ये लोग एहतजाज में शिरकत के लिए बतौर एहतजाज जो है बतौर सियासी कारकुन नहीं आए थे, बल्कि ये अपनी ड्यूटी दे रहे थे। वजीर आजम, काबीना के अरकान, सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान इस एहतजाज का हिस्सा थे, अवाम इस एहतजाज का हिस्सा थी, और इनकी ये ड्यूटी है, मैंडेट है कि वो इस किस्म के अवामी इज्तिमात में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रेस्क्यू का काम ही लोगों को रेस्क्यू करना है। जहां लोग होंगे तो वहां रेस्क्यू होगा, अगर लोग नहीं होंगे तो रेस्क्यू की भी वहां जरूरत नहीं है। तो लोग चूंकि आ रहे थे और हजारों की तादाद में थे, तो रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड वगैरह, और पुलिस जहां तक है तो पुलिस सिक्योरिटी के लिए अपने जिनके नहीं, तो साथ ये रेस्क्यू सिक्योरिटी के एहलकार लोग जो है मामूर आपके एहतजाज में शरीक नहीं होने गए थे, ये वहां पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, और इसलिए अब जब ये वापस आए तो आप कह रहे हैं कि इनको नवाजा गया है क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। एग्जैक्टली हम यही बात कर रहे हैं कि ये एहतजाज में नहीं थे, ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। अगर ये अपने वहाँ पे सर्विसेज अंजाम दे रहे होते, अपने यूनिफॉर्म में होते, अपनी गाड़ियों में होते, ये प्राइवेट यूनिफॉर्म में तो नहीं होते। वहाँ तो जलसे में जब शिरकत करने आएंगे, एहतजाज में शिरकत करने आएंगे, तभी प्राइवेट क्लोथिंग में आए थे ना ये सारे। हाय शहजाद इकबाल साहब, ये सवाल आपकी मासूमियत का इजहार कर सकते हैं और नहीं। आप मुझे ये मुझे बताएं कि जब वर्दी इस में वक्त आप किसी कंफ्यूज हो गए लोग, ज्यादा मासूम आप हैं या मैं हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल नहीं। लोगों को पता है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है गैर कानूनी तौर पे तो आपका क्या हशर करती है। यूनिफॉर्म तो क्या, अगर आपने प्राइवेट कपड़े पहने हो ना, वो भी उतार के बाहर फेंक देते हैं। और जिस तरह से तशद्दुद होता है, इनके साथ तशद्दुद हुआ, जुल्म ज्यादती हुई, इनके यूनिफॉर्म मेरा लिए ख्याल है गए, अगर ये इनसे यूनिफॉर्म में होते, पैसे अच्छा उस वक्त यूनिफॉर्म में थे जब इनसे गिरफ्तार हुए सारे। इनसे पैसे बटोरे गए यूनिफॉर्म में। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं कि अगर कोई यूनिफॉर्म में होता तो भी उसका यूनिफॉर्म क्या, उन्होंने उनको छोड़ के तमगे लगवाने थे पुलिस वालों ने। पंजाब की पुलिस कितनी बदनाम जमाना पुलिस है, आपको उसका आपने नहीं सुना पहले। इनके साथ बाकायदा गैर कानूनी तौर पर जो भी सलूक उन्होंने किया, मतलब उन्होंने कोई इनके कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। इसीलिए उनकी दिलजोई के लिए और उनको वो एक किस्म की क्या कहते हैं, एनकरेज करने के लिए उनको वज़ीर आला साहब ने इनामात दिए हैं, तनख्वाह 1 महीने की दी, और छुट्टी का भी कहा है कि 10 दिन छुट्टी भी करें। उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, तशद्दुद हुआ है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। ये आपका मौक़िफ़ है, बाज़ाहिर तो ये लग रहा था कि वो एहतजाज में शरीक होने गए थे, लेकिन आपका मौक़िफ़ ये कि नहीं, वो अपने फ़राइज़ वहाँ पे अंजाम दे रहे थे। आतिफ खान साहब के हवाले से आज एंटी करप्शन ने उनको नोटिस दिया है और तलब किया है। अब उनका एक बयान सामने आया, उनको वो कह रहे हैं कि हमें पता है इसके पीछे कौन है। इशारा अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, पिछले कुछ अरसे से इस तरह के जो कोल्ड वॉर जो है चल रही थी। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं आवाज़ उठाता हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ, इसलिए मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। बाकी इसमें वो कह रहे हैं कई और लोग थे, टूरिज्म मिनिस्टर थे उस वक्त के, केपी के सीएम थे, मालम जब्बा केस में मुझे ही सिंगल आउट किया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो अगर ये मामला है तो फिर पार्टी इस वक्त मुत्तहद कैसे रहेगी वैसे साहब?
नहीं नहीं देखें, पार्टी बिल्कुल मुत्तहद है। पार्टी का कोई ऐसा कोई अंदरूनी इख्तिलाफ नहीं है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई डिवीजन है जिसकी वजह से पार्टी के इस्तेहकाम को कोई नुकसान खतरा है। लेकिन जहाँ तक आतिफ खान साहब का ताल्लुक है, मैं उसकी तफसीलात तो यकीनन मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे मुसद्दिक़ अब्बासी साहब हैं, जो मामले खसूसी हैं वज़ीर आला के करप्शन और इस पे इन इश्यूज़ पे जो अकाउंटेबिलिटी का जो हमारा इदारा है, तो वो यकीनन उनके पास कोई वजह होगी कि उन्होंने तलब किया, और मेरे ख्याल में ये एक नॉर्मल कानूनी कार्रवाई है। कह रहे हैं आतिफ खान साहब, नैब ने तो ये केस ही बंद कर है। दिया था। इसमें पे 2 वज़राए आला हो सकते थे। परवेज खटक साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, महमूद खान बाद में चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त टूरिज्म मिनिस्टर थे। आजम खान जो है वो उस वक्त टूरिज्म सेक्रेटरी थे। मोहसिन अजीज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में थे। उन किसी को नोटिस नहीं मिले, सिर्फ उनको दिया गया है। नहीं तो देखिए, नोटिस मिलना तो कोई इशू नहीं है। मुझे आपकी इस वक्त मैं आपको अभी भी व्हाट्सएप कर दूंगा। मुझे 6 थानों ने इस्लामाबाद के हमीद शाह कांस्टेबल, उसको 5 अक्टूबर को जो जाँ बहक हुआ था दिल के दौरे से, उसके कत्ल के मुकदमे में मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की हैं। अब मैं क्या रोना शुरू कर दूं कि क्यों की है? नहीं, इस्लामाबाद से आप जाऊंगा, मैं इस्लामाबाद से तो हो सकता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको किसी पे नोटिस दे या फिर वहां पे पर्चा हो, तो फिर तो आप भी हैरान होंगे ना। शहजाद साहब, नहीं, मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आतिफ खान साहब जो हैं वो कोई मुल्जिम हो गए हैं, खुदा ना ख्वास्ता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको नोटिस मिला है तो नोटिस एक आम सी कार्रवाई है। वो जब जाएंगे और बात करेंगे, उनको पेश हो जाएंगे, वहां पर अपना मौक़िफ़ देंगे, तो मेरे ख्याल में ये मामला खत्म हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं है जैसे वो कह रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा। अगर कोई कानूनी पेचीदगी हुई या कोई कानूनी इशू हुआ तो आगे परसू किया जाएगा, तो अपने वक्त पे खत्म हो जाएगा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, तो रूटीन की कार्रवाई है। और मैं समझता हूँ कि, और मैं आखिरी जुमला, मैं समझता हूँ कि आपको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि हम अपने इतने अहम मतलब कायदीन को और हमारे सीनियर जो लोग हैं उनके खिलाफ भी जब कोई चीज आती है तो हम कार्रवाई करते हैं। हम किसी नेपोटिज्म का शिकार नहीं होते। हाँ, लेकिन वो आतिफ खान साहब कह रहे हैं क्योंकि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज मेरी अपनी पार्टी कर रही है, क्योंकि मैं उनके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये उनका मौकिफ है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने फजल रहमान साहब के खिलाफ भी बात की। उन्होंने कहा कि सारा वक्त कहते रहे कि नहीं देंगे, फिर रेट बढ़ाकर आखिर में तरमीम को वोट दे दिया। बाकी पार्टी मोहतात है कि फजल रहमान साहब के खिलाफ ज्यादा बात नहीं की जाए, बट गंडापुर साहब जो है वो खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने जो है हमारे साथ वफा नहीं की है। मेरे ख्याल में ये एक उनका अली अमीन गंडापुर साहब का फजल रहमान साहब के बारे में एक मौक़िफ़ है। वो मतलब वो हर बंदे को है। अगर मेरा अपना एक मौक़िफ़ हो सकता है, मैंने शायद, मुझे याद पड़ता है कि आप ही के प्रोग्राम में और एक और टीवी पे भी मैंने जिक्र किया था एक मरतबा फजल रहमान साहब का, तो मेरी भी बयान की बड़ी ले दे हुई। तो ये तो होता है, ये तो मेरे ख्याल में ये तो कोई इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। बयानात चलते रहते हैं सियासतदानों में। वज़ीर आला साहब का बयान, मतलब वज़ीर आला का बयान सीरियस ना लें हम फजल रहमान साहब के हवाले से। मैं ये कह रहा हूं कि इसको सियासी तौर पे वो ना लिया जाए। ये उनका एक जाती बयान है, क्योंकि वो वजीर आला का जो हल्का है और मौलाना फजल रहमान का वो एक है। वो सियासी मुखालिफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, तो यकीनन उनकी एक दूसरे के साथ एक और तरह का पॉलिटिकल तनाज़ा समझ लें, या एक ताल्लुक है, एक सियासी ताल्लुक एक और नोयत का है बनिस्बत और पार्टी के या बाकी पाकिस्तान के जो सियासतदान। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यकीनन डिफरेंट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल, बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत की जानिब से पीआईए की निजकारी की कोशिशों में नाकामी के बाद हुकूमत की सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करने की कोशिशों को शदीद धचका लगा है, और इस अमल में नाकामी ने हुकूमत के अपने दावों, बैरूनी सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशात और IMF के मुतालबात को लेकर अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। अहम बात यह कि हुकूमत ने कल 1 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद पीआईए के 60% शेयर्स फरोख्त के लिए पेश किए थे, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खरीदारी में सिर्फ एक रियल स्टेट कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी की कंसोशियम ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया, मगर इस कंसोशियम ने भी हुकूमत की रेफरेंस प्राइस यानी कि कम से कम कीमत 85 अरब रुपए के मुकाबले में सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई। और अब वफाकी काबीना फैसला करेगी आया 10 अरब रुपए में पीआईए को फरोख्त करना है या नहीं। इससे पहले जून में निजकारी कमीशन ने इब्तदाई तौर पर 6 बोली दहनगान को बोली के लिए अहल करार दिया था, ताहम कल इनमें से 5 ने इस बोली के अमल में शिरकत नहीं की। और बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस बोली में शामिल ना होने वाले 3 ग्रुप्स के ओहदेदारों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि उन्हें मुस्तकबिल में हुकूमत के इस मुआहदे पर पूरा उतरने की सलाहियत के बारे में खदशात हैं। अहम बात यह कि पीआईए की निजकारी की कोशिशें 2015 से हो रही हैं, जिनमें मुसलसल नाकामी के बाद पिछले साल निगरान हुकूमत ने पीआईए की निजकारी का फैसला किया था, जिसे नून लीग की हुकूमत में जारी रखा गया। वफाकी हुकूमत ने मार्च में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी की तश्कील की मंजूरी दी थी,
और पीआईए के जिम्मे वाजिबुल अदा 825 अरब रुपए के वाजिबात में से 650 अरब रुपए इस होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए थे ताकि खरीदार पर पीआईए का कर्ज कम से कम हो जाए। अहम बात यह कि पीआईए 2004 से मुसलसल खसारे में। पीआईए की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में एयरलाइन का खसारा 88 अरब रुपए था, जबकि 2023 के सिर्फ पहले 6 महीनों में यह खसारा 60 अरब रुपए था। पीआईए की निजकारी में नाकामी हुकूमत की निजकारी के मजमूई प्लान के लिए कितना बड़ा धचका है, और अगर पीआईए की निजकारी ना हो सकी तो इसे आईएमएफ प्रोग्राम पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साबिक सरबराह मोहम्मद जुबैर ने। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीआईए होल्डिंग कंपनी बनाई गई जिसमें जो मेजॉरिटी कर्ज था उसको ट्रांसफर किया गया ताकि जो भी नया बायर हो उसको एक ऑलमोस्ट क्लीन कंपनी मिले। उसके बावजूद 6 बिडर्स में से 5 का बिड ना करना, और जो रेफरेंस मिनिमम प्राइस थी 85 अरब, उसमें से सिर्फ बोली जो लगाई गई वो 10 अरब की थी, यानी कि 8 गुना कम। कितना बड़ा धचका है हुकूमत के लिए और उनके प्राइवेटाइजेशन प्लान्स के लिए? आई थिंक ये बहुत बड़ा झटका है, बिकॉज ये पहला एक एंटिटी थी और बहुत बड़ा नाम है इसका, सिंबॉलिकली बहुत बड़ा नाम है पीआईए का। पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है आम पाकिस्तानी भी जानता है, उसके सारे की सिचुएशन भी जानता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है। तो उस हवाले से जो इमेज पाकिस्तान का इसकी वजह से डेंट हुआ है कि जिस बुरे तरीके से नाकामी हुई है प्राइवेटाइजेशन करने में, तो नॉट ओनली फॉर पीआईए, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, निष्कारी के ओवरऑल अमल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान की मीशत के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान के इमेज के हवाले से भी कि फॉरेन इन्वेस्टर, ये सिर्फ एक प्राइवेटाइजेशन का मामला नहीं था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी मामला था। पहले तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है, बिकॉज ये ग्लोबल ट्रांजैक्शन इसको कहते हैं। जाहिर है उसके रूट्स हैं सारे यूरोप में, अमेरिका में और मिडल ईस्ट में। सो एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि ग्लोबल पोटेंशियल बायर्स लेके आएंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मेरा ख्याल है उनकी तरफ से भी कोई इतनी एफर्ट नहीं थी, कोई रोड शो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी नाकामी है और इससे धचका तो होगा, और आईएमएफ के प्रोग्राम पर भी इसके असरात होंगे। और अब काबीना ने गालिबन फैसला करना है, तो क्या फैसला किया जाए? 10 अरब में ही इसको फरोख्त कर दिया जाए, विच इज हार्डली $35 मिलियन, क्योंकि हर साल बहरहाल इस एयरलाइन का नुकसान जो है वो तो टैक्स पेयर पर पड़ रहा है। 88 बिलियन 2022 में था, 60 अरब 6 माह में हो गया 2023 के। तो क्या फैसला करे हुकूमत अब इस पर? देखिए, इसमें एक तो फैसला बिल्कुल भी नहीं, इनको तो बेचना ही नहीं चाहिए। एक तो दो मसाइल थे, एक तो बहुत कम बोली लगी, एक तो वो एक इशू था, लेकिन उससे बड़ा इशू ये था कि उसका जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल बायर है, उसकी क्या बैकग्राउंड है। एक रियल एस्टेट कंपनी को आप नेशनल एयरलाइंस दे रहे हैं, जिसने कम्पीट डोमेस्टिकली भी करना है और इंटरनेशनली भी करना है, और किन एयरलाइंस के साथ करना है वो आपको भी पता है। मतलब एक्सपर्टीज नहीं, आप कह रहे हैं उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और दूर दूर तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मेरा ख्याल है उसको क्वालिफाई करना इन द फर्स्ट प्लेस वाज नॉट राइट। सेकेंडली, अगर अकेला वो आया था ना, तो मेरा ख्याल है शहजाद, जो मेरा रहा है एक्सपीरियंस, कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वैसे ही इसको उठा के बाहर फेंक देना था कि नॉन कंपेरेटिव तरीके से अगर आप कोई चीज ऐसे बेचेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइस उतनी कम लगेगी जब कंपटीशन नहीं होगा। जब उसको पता था कि वाहिद वो बोली लगाने वाले हैं, तो जाहिर है उन्होंने 10 बिलियन, उन्होंने सोचा कि हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है, इस वजह से 10 बिलियन लगाए थे। तो आई थिंक ये तो इसको रीरन करना पड़ेगा दोबारा। और जो आप बात करें उसकी मिसालें भी दी जा रही, क्योंकि इंडिया में जब एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ तो टाटा ने उसको एक्वायर किया था, जिनके ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सेक्टर डिफरेंट उनके सेक्टर्स में बिजनेसेस हैं। लेकिन अब देखिए, ये खबरें आती रहती हैं। आज भी कहा गया कि कतर पाकिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। इससे पहले सऊदी अरब की बात की गई। तो कतर अगर $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और इसकी बोली $35 मिलियन की लगी है, विच इज 1%, तो फिर कतरियों को तो हमें फ्री में दे देना चाहिए कि जहां 3 बिलियन लेके आ रहे हो तो फिर 1% का ये गिफ्ट हमारी तरफ से रख लें, क्योंकि माजी में ये बातें होती रही हैं कि आप इतना नुकसान है इस एयरलाइन का कि आप इसको मुफ्त में भी दे दें। फिर खास तौर पर ये कंसिडर करें कि कतर एयरलाइंस जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड है, इस वक्त ग्लोबली एक्सेप्टेबल एज वन ऑफ द बेस्ट, एमिरेट्स के साथ और दूसरी एयरलाइंस के साथ 3-4 और एयरलाइंस कहा जा सकता है। तो अगर कतर को फ्री में देंगे तो पीआई की सर्विसेज इतनी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होंगी कि जिसका फायदा डायरेक्टली सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम को होगा। लेकिन शहजाद, इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइवेटाइज करने के? एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा तकरीबन ट्रिलियन रुपीस के करीब खसारा हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, जो आम पाकिस्तानी बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तो उसके जो लॉसेस हैं उसको इमीडिएटली उसकी ब्लीडिंग को खत्म करना, एक तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ये। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है प्राइवेटाइजेशन का
कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव हो ताकि पाकिस्तान के अवाम जो है फायदा उठा सके। आज जो निजी एयरलाइंस हैं डोमेस्टिकली जो रन हो रही है, उनकी सर्विसेज से पाकिस्तान के अवाम को फायदा हो रहा है। तो अगर पीआईए प्राइवेटाइज होता है तो उसका बेनिफिट जो है पाकिस्तान के अवाम को, उनको तो बैलेंस शीट पढ़नी भी नहीं आती, उनको तो सिर्फ ये देखना होता है कि खाना कैसा है, सर्विसेज कैसी है, टिकटिंग का प्रोसेस, रिजर्वेशन, वो तमाम चीजें। तो पॉइंट ये है कि दोनों चीजें आपकी पूरी होती हैं अगर आप ये प्राइस देखिए। प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए, 10 बिलियन हो, 5 बिलियन हो या 85 मिलियन हो, दैट हैज नथिंग टू डू। मुझे ये भी बताइए क्योंकि कल जब ये $35 मिलियन की एक बिड सामने आई तो ये भी डिबेट हो रही है कि इस पे तो जो फाइनेंशियल एडवाइजर या वो पूरा जो प्रोसेस होता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, उसमें भी मिलियंस ऑफ डॉलर के अखराजात हो जाते हैं। आप भी 2015 में पीआई की प्राइवेटाइजेशन की कोशिश कर रहे थे, तो बता सकते हैं कि कितना जो है उस वक्त खर्चा हुआ था इसके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ऑन बोर्ड लाना और इसकी जो रेफरेंस प्राइस है वहां तक पहुंचा, बिडर्स को लाना इस पूरे प्रोसेस में? फाइनेंशियल एडवाइजर इज द फर्स्ट थिंग, द स्टार्टिंग पॉइंट इस प्राइवेटाइजेशन के अमल में। और जाहिर सी बात है वो एक एग्रीमेंट होता है और उसमें आप प्राइस पूरी नेगोशिएट करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और वो अमल जो होता है उसमें उस वक्त तकरीबन $10 मिलियन का था जो रखा गया था, जो वी हैड टू पे ऑब्वियसली बिकॉज पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैक ऑफ। तो ये भी एक तो उस वक्त $10 मिलियन पे किए हमने, और आज भी कहा जा रहा है $15 मिलियन, कोई $20 मिलियन कह रहा है। इतने अगर हमने पे किए तो हमने तो जितनी हमें बिड आई है उससे तकरीबन 80-90% तो फिर हम खर्च कर चुके फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर। एग्जैक्टली ये देखे ना, अगेन पॉइंट ये है कि उस वक्त भी पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त बैकआउट किया था एक लास्ट मरहले में जाके। और इस वक्त जो भी वजूहात थी वो उसमें आप फाइनेंशियल एडवाइजर को अगर आप ब्लेम करना चाहते हैं तो फिर हुकूमत पाकिस्तान या निजकारी कमीशन कहाँ था? उन्होंने उस वक्त क्यों इस प्रोसेस को रोक नहीं दिया कि फाइनेंशियल एडवाइजर को डायरेक्टली ब्लेम कर सकते थे कि आपने पोटेंशियल बायर्स लाने थे, यही कह के हमने आपको फाइनेंशियल एडवाइजर लगाया था तो आप लेके नहीं आए, एंड वी आर गेटिंग आउट, जो हमने आपको दे दिए वो लास्ट पेमेंट थी, अब हम नहीं देंगे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कल तक सब थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट था शहजाद। वे वाज द ये जो और ये अब हुकूमत के लिए जी वो बिल्कुल ये भी खबरें आई कि वो मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और आगे अगर हमने दूसरे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज या डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और खास तौर पे जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान में, वो कैसे अमल पूरा होगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में करेंगे, मजीद बात करेंगे इससे। वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहदे के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेकाम नजर आ रहा है, मगर IMF के आयद करदा 5 शराइत में से 3 अहदाफ हासिल करने में नाकामी ने प्रोग्राम के मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। तशवीश की बात यह है कि हुकूमत इब्तदाई 4 माह में टैक्स कलेक्शन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही, जहां 190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना है। इसके अलावा हुकूमत सूबाई सरप्लस की कमिटमेंट पूरी करने में भी नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक इब्तदाई 4 माह के दौरान सूबों ने 342 अरब रुपए का सरप्लस का हदफ हासिल करना था, लेकिन पंजाब हुकूमत के अखराजात की वजह से सूबा सिर्फ 160 अरब रुपए का कैश सरप्लस हासिल कर सके हैं। जिसके बाद सवाल यह है कि अब हुकूमत IMF से मुआहदे पर दोबारा नजरसानी करेगा या शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए मिनी बजट की सूरत में मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।